जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत को लूटा नहीं बल्कि भारत को बहुत कुछ देकर यहाँ से गया। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इतिहासकार, एक ऐसे प्रसिद्ध हस्ती के बारे में जिन्होंने भारत को बहुत कुछ देकर गया है। आप ये तो जरूर सुनते होंगे कि भारत को बहुत लूटा गया है। भारत के ऊपर विभिन्न आक्रमणकारी आए, आक्रमण किए, कई विदेशी कंपनियां आई, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया और भारत को काफी लूटा। और भारत को कभी जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, उस सोने से की चिड़िया को काफी लूटा। तो ऐसे तो कहानी किस्से इतिहास के नजरिए से हमेशा सुनते हैं कि भारत को गुलाम बनाया गया, भारत में खजाना था, भारत में इतिहास की कमी नहीं थी, हर चीज थी, तभी तो विदेशी लोग यहाँ आए। अब विदेशों से आकर यहाँ पर लूटपाट किए, अब भारत को लूटा। लेकिन एक ऐसे प्रसिद्ध इतिहासकार, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे हुनरबाज कलाकार, एक ऐसे लेखक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 को इंग्लैंड में हुआ था। जी हाँ, 20 अगस्त 1799 को जेम्स प्रिंसेप का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता श्री जॉन प्रिंसेप और माता जी का नाम सोफिया एलिजाबेथ था। सोफिया एलिजाबेथ और जॉन प्रिंसेप के कई बच्चे थे, जिनमें से एक सबसे छोटे जेम्स प्रिंसेप थे। दोस्तों, इनका जो परिवार था जेम्स प्रिंसेप का, काफी शिक्षित परिवार था, सभी लोग एजुकेट थे। इनके जो पिता थे जॉन प्रिंसेप, वो भारत आए थे नील की खेती के लिए, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से इनके पिता श्री भी भारत आए थे। नील का खेती किया, व्यापार किए, फिर अपने देश लौट गए। कई पुत्रों, कई बच्चे में से, कई भाई बहनों में से सबसे छोटे जो जेम्स प्रिंसेप थे, ये काफी शिक्षा के क्षेत्र में काफी मैच्योर बनते थे। तभी तो इन्हें एक इतिहासकार का भी दर्जा दिया जाता है। इन्हें अंतरिक्ष का भी नॉलेज था, इन्हें भूगोल का भी नॉलेज था, ये एक लेखक भी थे। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लैंड से ये 1819 में भारत आए और कलकत्ता में एक टकसाल अधिकारी के रूप में ये कार्यरत थे। टकसाल अधिकारी क्या होता है? जहां पर सिक्के बनाने का काम किया जाता है, जहां पर सिक्के ढालने का काम किया जाता है, उसमें से एक अधिकारी थे। कौन? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने यहां पर कलकत्ता में रहकर 1 साल तक इस अधिकारी के पद पर रहकर काम किया और जस्ट 1 साल के बाद इनका ट्रांसफर बनारस में हो गया। 1819 में कलकत्ता आए, 1 साल के बाद यानी 1820 में इनका ट्रांसफर कहां कर दिया गया? बनारस में। और 1820 से 1830 तक 10 साल तक ये कहां रहे? बनारस में ही रहे। बनारस में 10 साल रहने के क्रम में, यानी कि भारत में, इन्होंने वो काम किया
जिनके वजह से आज इनकी नाम होती है। जो काम करता है दोस्तों उनका नाम होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के वो व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो भारत के हो चाहे इंग्लैंड के हो, जो अच्छा कर्म करता है उसका नाम अवश्य होता है। तो उसी में से एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, जिनका ट्रांसफर बनारस में हो गया था और 1820 से 1830 तक 10 साल तक ये बनारस में रहे और बनारस में रहकर इन्होंने कई काम किए हैं। लोग आज जेम्स प्रिंसेप को केवल जो 1837 में इन्होंने ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि को अर्थ निकाला था, उसे समझा था और अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जानकारी दी, लोग इसके बारे से जेम्स प्रिंसेप को याद करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बारे में तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने भारत में रहकर बहुत काम किया, भारत के इतिहास को बताने का काम किया, क्योंकि एक पुरातत्ववेद भी थे। तो पुराने स्थल से जो भी खुदाई होती थी उसके असली सच इन्होंने जानकारी बताने का क्या किया दोस्तों, बात किया है। जो कि ये 10 साल बनारस में रहे, तो एक लेखक के रूप में इन्होंने बनारस के ऊपर एक पुस्तक लिखी, बनारस इलिस्ट्रेट। और इस पुस्तक में इन्होंने बनारस इलिस्ट्रेट में क्या क्या बनारस में किया उसके बारे में इन्होंने जानकारी बताया है। आज जिस बनारस को देखने के लोग, जिस बनारस जो आज विश्व प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं उसके पूरे मैप को, पूरे स्ट्रक्चर को बनाने का काम किया था कौन, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों बनारस की हम घाट की बात करें, बनारस की प्रसिद्ध स्थल मंदिर की बात करें, इन सभी जगह पर अपनी कलाकृतियां दिखाने का काम किया था किसने दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जी ने। बनारस में 10 साल रहते हुए सिक्कों का ढालने का काम, बनारस की कलाकृतियां, बनारस को पूरा आकार देने का काम जो किए थे दोस्तों, तो वो जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने उस समय बनारस की जनसंख्या बताई थी कि 1,30,000 बनारस की क्या है, जनसंख्या है। उस जमाने में भी उन्होंने, जहां पर वो 10 साल रहे, वहां की जनसंख्या इन्होंने निकाल दिया और दुनिया को बताया कि 1,30,000 बनारस की उस समय क्या थी, जनसंख्या थी। बनारस में इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम लाया। ड्रेनेज सिस्टम कहने का मतलब दोस्तों, इन्होंने गंदे पानी का निकासी कैसे हो सही तरीके से, उस चीज का इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था। बनारस और यूपी के बॉर्डर के बीच एक नदी है, कर्मनासा नदी। लोगों का जो व्याख्या थी, लोगों की धारणा थी कि जो कर्मनासा नदी है इसे लांघना उचित नहीं है, जो भी लांघ देगा इस कर्मनासा नदी को उसका कर्म क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन इसी कर्मनासा नदी पर जेम्स प्रिंसेप ने पुल बनाया और इस धारणा को ही खत्म कर दिया और लोग अब इधर से उधर जाने लगे। इस पुल पर आवाजाही, यातायात का एक साधन बन गया पुल बन जाने से। जिस नदी को लोग हीन माध्यम से समझते थे, बुरा मानते थे, प्राकृतिक चीज थी ये, लोगों की अपनी अपनी धारणा थी। तो बनारस में रहते हुए जेम्स प्रिंसेप ने सिक्के के क्षेत्र में, कलाकृतियों के क्षेत्र में, विभिन्न स्थलों के क्षेत्र में जनसंख्या का सही अनुमान लगाया। इन्होंने एक तराजू बनाया था। तराजू ऐसे इन्होंने बनवाया था जिसका एकदम सही माप होता था। 1 इंच ना इधर ज्यादा, 1 इंच नहीं चलता। उस जमाने में इन्होंने उस तरह का क्या करा था दोस्तों, तराजू बनाने का काम किया था। यानी बनारस में 10 साल रहते हुए इन्होंने बनारस को बहुत कुछ दिया। नदी पर पुल बनाना हो, घाट हो, मंदिर हो, वहां पे जो भी दीवारों पर कलाकृतियां दिखाना हो, इन सभी क्षेत्रों में काम किया है कि इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने ऐसे रहते हुए कई इन्होंने काम किया है। लेकिन जिनकी वजह से आज दुनिया याद करती है जेम्स प्रिंसेप का, वो था दोस्तों सम्राट अशोक के लिपि को, यानी धम्म लिपि को पढ़ना।
दोस्तों 1832 में इन्हें जेम्स प्रिंसेप जी को एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष यानी डायरेक्टर बना दिया गया था। अब ये एशियाटिक सोसाइटी है क्या दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी वो संस्था थी जो भारत में इतिहास के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो भी पुराने स्थल थे, जो पुरानी सभ्यता थी, वहां से जो कुछ भी मिला है उनका सर्वेक्षण करता था। वहां पर खुदाई के माध्यम से जो भी इतिहास पता चलता था वो दुनिया के सामने लाने का काम होता था। जेम्स प्रिंसेप से पहले विलियम जॉन्स नाम के अधिकारी जो थे इस एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उनके बाद जेम्स प्रिंसेप को एशियाटिक सोसाइटी का क्या बना गया? 1832 में अध्यक्ष बनाया गया। जब तक इस पद पर रहे इन्होंने भारत में बहुत कुछ किया। 1832 में जब इन्हें एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया, ये पुरातत्व वेद तो थे ही, एक नॉलेजमेंट पर्सन तो ये थे ही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक जिला है रायसेन जिला। क्या दोस्तों? एमपी में, मध्य प्रदेश में भोपाल में रायसेन जिला में सांची का स्तूप है। स्तूप तो आप सभी को पता होगा कि स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है। स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। स्तूप जो भी बौद्धिस्ट लोग होते थे उनकी अस्थियां स्तूप के नीचे रखी जाती थी। सम्राट अशोक ने तो भारत में 84,000 स्तंभों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कई स्तूपा बनवाए थे, कई अभिलेखों में बौद्ध धर्म के व्याख्या करवाए थे। और उसी सांची के स्तूप से 1837 में इन्होंने ब्राह्मणी लिपि का क्या निकाला था? पढ़ा था, अर्थ निकाला था और सही जानकारी दी थी। आपको पता होगा दोस्तों कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को 261 ईसा पूर्व के बाद अपना लिया था। इससे पहले एक सम्राट राजा तो ये थे, इनका सम्राट काफी विस्तार था सम्राट अशोक का, जो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी और तीसरे शासक थे। इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और इनके पिता बिंदुसार थे। तीसरे नंबर पर सम्राट अशोक का नंबर था। तो सम्राट अशोक की जो भी धम्म लिपि थी, उसी आज धम्म लिपि को आज ब्राह्मणी लिपि कहते हैं दोस्तों। लेकिन आपसे को जानकारी यहीं पर बता देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि कैसे आ सकती है? इन्होंने तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने धम्म लिपि चलवाया था। 261 ईसा पूर्व में आपको याद होगा कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो नरसंहार हुए थे, जो खून खराबा को देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का काफी लंबे टाइम तक प्रचार किया था। अपनी उपलब्धियां को अभिलेखों में लिखाया था धम्म लिपि में। अपनी प्रसिद्धि, जो भी युद्ध कौशल नीति, जो भी राजनीति होती थी, उस सब को लिखाने का काम करते थे दोस्त। अभिलेखों में, शिलालेखों में, वो 84,000 स्तंभों में। लेकिन जो भी उस लिपि में उन्होंने लिखवाया, उसको लिपि को सभी ढंग से पढ़ने का काम जो किया तो जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप वो शख्स थे जो भारत में रहते हुए भारत में जो धम्म लिपि थी, जिसे ब्राह्मणी लिपि कहते हैं, धम्म लिपि की, खरोष्टी लिपि की, इन्होंने सही व्याख्या निकाला और उसका क्या उसमें लिखा हुआ था पता लगा। यानी सम्राट अशोक का इतिहास बताने का भी काम किसने किया दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने। क्योंकि बौद्ध धर्म को क्या कर लिए थे? अपना लिए थे कलिंग युद्ध के बाद। और जब तक सम्राट अशोक जैसे राजा इस धरती पर रहे हैं, मगध की धरती पर, तब तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का इतना हिम्मत नहीं होता था कि भारत में आकर वो क्या कर दे? आक्रमण कर दे। क्योंकि भले इन्होंने तलवार चलाना छोड़ दिया था, शांति के मार्ग को अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपनाकर तलवार को उठाना छोड़ दिया था, लेकिन दुनिया को पता था कि इन्होंने तलवार उठाना छोड़ दिया है, लेकिन तलवार चलाना तो नहीं भूले होंगे।
ऐसे थे सम्राट अशोक। जब तक ये शासक रहे, जब तक यहाँ पर कोई भी आक्रमणकारी नहीं आया और भारत को लूटा नहीं। जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ, आक्रमणकारियों का आना शुरू हो गया। तो जो भी लिपि थी दोस्तों, इनको लिपि को पढ़ने में इतना तो आसानी से नहीं जेम्स प्रिंसेप पढ़ गए होंगे, क्योंकि ये भी तो विदेशी थे। इन्हें भी पढ़ने में काफी कठिनाइयां हुई होगी। सही सी बात है कि काफी कठिनाइयां इन्हें भी उन अर्थ को सही सही निकालने में कठिनाइयां आई थी, क्योंकि ब्राह्मणी या जो खरोष्टी लिपि थी उस समय की प्राकृत भाषा थी, जन जन की भाषा थी और प्राचीन भाषा थी। उसको पढ़ने का काम कौन किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप। उस लिपि को पढ़ने के क्रम में एक शब्द निकला, प्रियदर्शी। क्या दोस्तों? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ आज लोग जानते हैं कि प्रियदर्शी किसे बोला गया? सम्राट अशोक को ही बोला गया। लेकिन उस समय सम्राट जब अर्थ निकाला तो जेम्स प्रिंसेप को लगा कि ये प्रियदर्शी किसी और का नहीं, महात्मा बुद्ध के बारे में है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है मुखाकृति वाला राजा, अच्छा सुंदर, जिसे महात्मा बुद्ध को मान लिया गया। लेकिन इसी समय एक टर्नल नाम का इतिहासकार था जो उस समय श्रीलंका में उपस्थित था, श्रीलंका में खोज कर रहा था और श्रीलंका के ऊपर क्या कर रहा था? इतिहास लिख रहे थे। उसी क्रम में टर्नल जी को भी वो श्रीलंका में क्या मिला? अभिलेख मिले, अशोक के अभिलेख। वहां पे भी प्रियदर्शी का क्या गया था? प्रियदर्शी शब्द का जिक्र किया गया था। अब उन साफ सब वहां प्रियदर्शी के वहां का अभिलेख में लिखा हुआ था कि प्रियदर्शी का अर्थ होता है अशोक, जो मुखा अच्छा सुंदर राजा हो, तपस्वी योद्धा हो। यानी प्रियदर्शी का अर्थ क्या लिखा हुआ था? सम्राट अशोक नाम का एक राजा था, प्रियदर्शी जिसे बोलते हैं। तब वो इंफॉर्मेशन कहां आई? जेम्स प्रिंसेप के हाथों में लगी कि टर्नल जो वहां लिखा है प्रियदर्शी, वही प्रियदर्शी यहां भी है। यानी कि प्रियदर्शी जो यहाँ जेम्स प्रिंसेप महात्मा बुद्ध को बता रहे थे, वो महात्मा बौद्ध धर्म के बारे में तो था, लेकिन वो सम्राट अशोक के बारे में था, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तब जाके दुनिया को पता चला, अच्छा सम्राट अशोक नाम का भी कोई राजा था। इससे हम आपको यह पता चलता है दोस्तों कि सम्राट अशोक की नीति, उसका क्षेत्र विस्तार कहां था। जब श्रीलंका में सम्राट अशोक का अभिलेख मिल रहा है, स्तंभ मिल रहा है, वहां की लिपियों से इनकी जानकारी मिल रही है, तो यानी सम्राट अशोक का विस्तार था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार भी करवाया था, इसलिए वहां से उनके क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नहीं तो दोस्तों इसके पहले कई गलत गलत व्याख्या थी लोगों में। जब सिकंदर यहां आया था तो सिकंदर के जो लेखक थे यह स्तंभों को देखकर बताते थे कि, क्योंकि बहुत सभी जगह से क्या मिले थे सम्राट अशोक के स्तंभ, अभिलेख, शिलालेख, गुफाओं में जो लिखा करता था वो सब चीज मिला है। तो जो सिकंदर का जो यहाँ पर चाटुकार लेखक जो थे वो बोलते थे उस लिपि को, देखिए सबसे पहले तो पढ़ने का काम 1837 में हुआ जेम्स प्रिंसेप जी के द्वारा, तो उससे पहले तो कोई पढ़ा नहीं। तो जब सिकंदर भारत की धरती पर आया तो उसमें उसके लेखकों ने बता दिया कि इस अभिलेखों में लिखा गया है कि सिकंदर नाम का राजा आएगा, पोरस को हराएगा और यहाँ पर शासन करेगा। उसी तरह से फिरोज शाह तुगलक शासक था, उसके भी लेखक ने बता दिया, फिरोज शाह तुगलक को कह दिया अपने राजा को खुश करने के लिए कि फिरोज शाह तुगलक नाम का शासक भारत की गद्दी पर बैठेगा और यहां पर शासन करेगा प्रजा पे। तो गलत गलत ऐसी व्याख्या थी दोस्तों। जो सिकंदर, जो फिरोज शाह तुगलक जिसका भारत से नामो निशान नहीं है, जिसका भारत में जन्म नहीं हुआ, जो भारत की लिपि को नहीं जानता है, तो यहां पर उनका पुण्य जन्म में कोई रख के चला गया था क्या अभिलेख? जब लिपि को जानता ही नहीं, यहाँ के भाषा को जानता नहीं, तो भाषा में कौन लिख के चला गया? क्या वो यहाँ पर गद्दी पर बैठने से पहले ही क्या उसके अभिलेख बन गए थे क्या? यानी गलत गलत जानकारी लोगों को दी जाती थी, गलत गलत उसके जो लेखक थे गलत गलत अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत गलत बोल देते थे। लेकिन सबका सही सही अगर जो जानकारी मिला है दोस्तों, तो वो जेम्स प्रिंसेप के कारण। नहीं तो आज जो जेम्स
जो स्तूपा हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सम्राट अशोक की लिपि हो, धम्म लिपि, जो भी गुफाओं में इनके द्वारा जो लिखा गया है, शिलालेखों पे लिखा गया है, जो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, एक बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति का संदेश दिया था, वो सब आज नहीं मालूम चलता। सम्राट अशोक की आज हम लोग को इतिहास ही नहीं पता चलता, जो भारत के सबसे महान और सबसे तपस्वी सम्राट योद्धा हुए। ऐसे ऐसे इतिहास आज हम लोग से दब जाती जब जेम्स प्रिंसेप जैसे इतिहासकार यहाँ नहीं आते हैं और सही सही जानकारी इतिहास नहीं देते हैं, नहीं तो वही गलत गलत इतिहास लोगों को पता चलता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि भारत पे तो कई आक्रमणकारी आए, भारत को बहुत लूटे, लेकिन एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने भारत को लूटा नहीं, इतिहास के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत कुछ बता कर गया है। और दोस्तों दूसरे देश तक आकर किसी देश के इतिहास को बता देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है दोस्तों। जिन्होंने जो काम करके दिखा है जेम्स प्रिंसेप जी ने, इंसान इस देश का हो चाहे किसी का हो, इंसान सही कर्म करता है तो उसका नाम होता है। इतिहास को दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन इतिहास को छुपाया नहीं जा सकता है। जिस इतिहास को दुनिया को बताने का काम किया है जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी में 1832 में, लेकिन जो जेम्स प्रिंसेप 1837 में ऐसे ब्राह्मणी यानी धम्म लिपि यानी खरोष्टी लिपि को पता लगाया, वो 1838 में इंग्लैंड चले गए और एशियाटिक सोसाइटी से अपना वो डिजाइन दे दिए थे, यानी इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन इनके इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया गया। लोगों को लगता कि जब ये इंग्लैंड गए हैं तो इंग्लैंड से वापस फिर लौटेंगे और फिर से भारत के लिए खोज करेंगे और फिर से बहुत कुछ इतिहास को बताएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये भारत लौटेंगे। जो 1838 में जो जेम्स प्रिंसेप इंग्लैंड गए, इन्हें बीमारी हो गई थी, इसलिए वो इंग्लैंड गए थे। इन्हें पेट में की बीमारी, इन्हें लीवर की ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, जिनके वजह से वो क्या हो गए थे, इंग्लैंड गए। और जो जेम्स प्रिंसेप 1837 में ब्राह्मणी लिपि का, धम्म लिपि का खोज किए थे, खरोष्टी लिपि का खोज किए थे, 1840 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी 1837 के बाद 1823 में, 1840 में 3 साल के अंदर इनकी इंग्लैंड में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 22 अप्रैल 1840 को, जिस समय इनकी उम्र 40 साल थी। खास बात यह है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने भी भारत की धरती पर 40 साल तक ही शासन किया है और जेम्स प्रिंसेप भी 40 साल तक इनकी जीवन थी। 1840 में इनके इंग्लैंड में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जो जेम्स प्रिंसेप बनारस में रहते हुए 10 सालों तक इतने काम किए, इस जेम्स प्रिंसेप का एक भी स्टैचू व एक भी इनके नाम से कोई जगह स्थान नहीं है बनारस में। लेकिन हाँ, कलकत्ता में इनके हुगली नदी के किनारे इनके नाम पर एक क्या है, घाट है कलकत्ता में। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जो भारत से कुछ लूट कर नहीं, भारत को बहुत कुछ देकर गए हैं, इतिहास बता कर गए हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत एक अच्छी समझ आई होगी इतिहास को। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें दोस्तों, शेयर करें। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।